हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग अपने एनसीईआरटी के अगले अध्याय के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे भारतीय इतिहास भाग 1 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएँ। लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक हम लोग देखेंगे, जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी ईस्वी तक की चीज़ें हम लोगों को नज़र में रखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर भी हमेशा की तरह शानदार होने वाला है और इस लेक्चर से आप लोग पढ़िए और एनसीईआरटी को पढ़िए। और एनसीईआरटी के पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि आप लोग अपने बेसिक नॉलेज यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास करें। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने का जो उद्देश्य होता है कि हम किसी किताब को किस प्रकार से पढ़ते हैं जो हमको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो एनसीईआरटी उस तरह से आप लोगों के दिमाग में जो चीज़ें हैं डेवलप करती है धीरे धीरे। और इसमें एनसीईआरटी में एक ही चीज़ दिखाया जाता है कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है भारत में। ठीक है, तो हमने पहले अध्याय में पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक की हर एक चीज़ को देखा है। वहाँ पर 4-5 लेक्चर हैं, आप जाइए उसको देखिए और एकदम बेहतरीन तरीके से उसको एकदम एनालिसिस करिए और फिर उसके बाद अपनी जब पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपको एक ब्रॉड लेवल में समझ में आएगी। ठीक है, और आज के अध्याय में हम लोग आज देखेंगे, पहले हम प्रारंभिक इतिहास देख लेंगे कि जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है, पतन होता है और उसके बाद जो वैदिक काल शुरू होता है उसके बाद वहाँ तक की चीज़ें को ध्यान में रखा जाएगा। और वहाँ से एक सिनेरियो खाका लेकर चलेंगे कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की जो घटनाएं हैं वो किस प्रकार से थी। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर में फिर पहले समझने का प्रयास करेंगे कि जो प्रारंभिक इतिहास है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और वैदिक काल के आरंभ का, यानी कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आप लोगों का वैदिक काल चलता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के जो इंटर की किताबें हैं, 11th की किताबें हैं, 11th और 12th की, उसमें आप लोगों का ये चैप्टर नहीं दिया है वैदिक काल। ठीक है, ये हो सकता है कि शायद 6 से 9 तक के उसमें दिया हो, 6 से 9 तक की इतिहास की पुस्तक में दिया हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को इस अध्याय में पढ़नी है। ठीक है, तो ये आप लोगों की पुस्तक है, ये एक बार ध्यान से देख लीजिए, यही पुस्तक है, हम लोग इसी का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। ठीक, इस पुस्तक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और पहला अध्याय हम लोगों ने पढ़ चुका है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बात किया है, डेवलपमेंट की बात किया है, हर एक चीज़ समझने का प्रयास किया है। तो सेकेंड अध्याय जो है, दूसरा अध्याय में आप लोग देखिए कि इसमें कितनी हेडिंग है। प्रिंसिप और पियदर्शी 1 है, आरंभिक राज्य 2, फिर इसके बाद देखिए आरंभिक साम्राज्य 3, इस प्रकार से 6-7 इसमें हैं। 8 के लगभग में आप लोगों के इसमें हेडिंग्स मिलेंगे। तो उन सभी हेडिंग्स को हम लोग देखेंगे, बारीकी से देखेंगे और जितने ब्लॉक हैं, जितने बॉक्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और जितने थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो हेडिंग के अंदर की उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लेकर चलेंगे और जिससे हम सिर्फ आप लोगों को किताब नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि किताब पढ़ाने का क्या मतलब, किताब तो आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप किताब को समझने की दृष्टि जो होती है उसको विकास कर लीजिए कि किस प्रकार से हम लोग पढ़ें तो वो चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई का सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल से जुड़ जाएँ और जो लोग पुराने वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर ऐसे और भी विषयों को प्रारंभ करने की लेकर आएँ। ठीक है, प्रारंभ करने को लेकर हैं। ठीक है, तो आप लोग मोटिवेट करते रहिए, आप लोग चैनल जुड़ते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रारंभिक इतिहास के बारे में। ठीक है, लगभग हम लोग आज बात करेंगे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो प्रारंभिक इतिहास है कि यहाँ से जो डेवलपमेंट हुआ था उसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इसको देखने का प्रयास करेंगे तो इसके पहले हम लोग ये देख लें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुआ और उसके बाद जब वैदिक काल शुरू हुआ तो वैदिक काल तक की जो चीज़ें हैं आप लोगों को मान चलिए कि 1900 शताब्दी से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की जो चीज़ें 1900 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग एक बार ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी जो मानती है जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो चीज़ें हैं, एनसीईआरटी
ये सिंधु घाटी सभ्यता को क्या मानती है? ये 2600 ईसा पूर्व से, ठीक है। अगर हम मान के चले तो ये मानती है सिंधु घाटी सभ्यता को, हम इसको हड़प्पा सभ्यता लिख दे रहे हैं सीधे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व मानती है, ठीक है। एनसीईआरटी की बात अगर हम करें, अगर हम कार्बन डेटिंग की बात करें, सिर्फ 14 की कार्बन डेटिंग की, तो ये मानता है 2350 ईसा पूर्व से, ठीक है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक। एनसीईआरटी का जो आधार है, आप मानते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता 3000 वर्ष ईसा पूर्व की है, उसके आधार पर जो वहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ें मिली हैं, उसके आधार पर एनसीईआरटी अनुमान लगाती है कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य में यह सभ्यता विकसित रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें वैदिक काल के बारे में। अगर वैदिक काल के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, वैदिक काल, तो वैदिक काल का जो सर्वमान्य काल है, अगर हम उसकी बात करें तो ये है आपका, ये है 1500 ईसा पूर्व से आपका 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक, ठीक। और इसमें दो चीज़ें हैं, एक ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल का जो समय काल है, आप मान के चलिए 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है, ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, 600 ईसा पूर्व तक, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए कि जो ये समय काल है, ठीक है, ये जो समय काल है, ये दो सिंधु घाटी सभ्यता के हो गए, ठीक है, यहाँ से ये दो सिंधु घाटी के हो गए और ये 3 वैदिक काल के हो गए, ठीक है। तो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के हम लोगों का समय काल देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बार सोच कर देखिए कि इतने जो समय काल छोड़ा जा रहा है एनसीईआरटी में, वो मान के चलिए कि 6 से 9 तक की पुस्तकें जो है इतिहास की, उसमें दिया होना चाहिए, दिया होगा, ठीक है। तो हम लोग एक ब्रॉड लेवल में चीज़ें लेकर चल रहे हैं, वो चीज़ें हम आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझा देंगे यहाँ पर वैदिक काल का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सोच कर देखिए कि इतनी जो समय काल है, आप यहाँ से ये देखिए इनके बीच में जो समय काल है, अगर हम इनके बीच के जो समय काल को माने, इसको छोड़िए, यहाँ पे ये नहीं, ठीक, इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक, 1750 से लेकर और यहाँ पर जो है 1500 है, 1750 से और 1500 के मध्य में यहाँ पर कितना बचा है? 250 साल का। अगर इसको हम ले लें यहाँ पर 1900 से 1500, तो यहाँ 400 साल का बचता है, 400 साल का समय बचता है। तो इन 400-250 सालों में क्या क्या चीज़ें हुई थी, उसको आज हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे और समझने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। अगर वो चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक काल जो है आपका ग्रामीण सभ्यता था, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, चलिए दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और वैदिक काल के प्रारंभ के मध्य की घटनाएं, ठीक है। इस तरह से सोच कर देखिए, सिंधु सभ्यता के
के पतन और वैदिक काल के प्रारंभ होने के मध्य की घटनाएं, ठीक है। और एक अनुमान ही सिर्फ हम लोग लगाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती थीं, एक अनुमान, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी हम लोगों को सोचने समझने की जो क्षमता विकास करती है, उसके आधार पर हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। ये चीज़ आप लोग समझ के देखिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, अगर हम एनसीईआरटी की माने तो अगर आप एनसीईआरटी की मानेंगे तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि ये 1900 ईसा पूर्व हो गया, ठीक है, 1900 ईसा पूर्व हो गया, ठीक है। कार्बन डेटिंग क्या कहता है, कार्बन डेटिंग कहता है कि ये 1750 ईसा पूर्व में समाप्त हुई, ठीक है, 1750 ईसा पूर्व। और वैदिक काल का जो प्रारंभ है, ठीक है, वैदिक काल, तो ये हो गया आपका 1500 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी, प्रारंभ होता। तो आप एक बार सोच के देखिए कि 1900 से 1500 यानी कि 400 ईसा पूर्व काल हो गया, 400 के बीच में काल हो गया। अगर हम यहाँ पे लिख दें, अगर 1900 और माइनस 1500, तो ये हो गया आपका 400 काल। फिर ये आपका 1750 अगर यहाँ पर हम लिखें और फिर यहाँ पर हम 1500 लिखें तो ये आपका हो गया 250। तो ये 400 और 250 साल के बीच का जो काल है वो भारत में किस प्रकार से था, ठीक, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आप एक बार सोच कर देखिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती थी। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की अगर हम बात करें तो आप एक बात याद रखिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कहीं पर भी आपदा आती है, ठीक है, अगर कहीं पर भी आपदा आती है तो वहाँ से लोगों का पलायन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का अगर सबसे प्रमुख कारण अगर हम बाढ़ मानते हैं, नदियों में जल प्लावन की घटना को मानते हैं, तो वहाँ पर एक बार सोच कर देखिए कि वहाँ के जो लोग रहेंगे वो लोग वहाँ से अन्यत्र कहीं जाकर बसने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए कि जो अगर एक चीज़ हम देखें तो अगर आर्यों के बारे में हम देखें तो आर्य जो थे बाहरी थे, बाहर से आए थे आर्य, ठीक है। तो आर्य अगर बाहर से आए थे तो वहाँ पर एक चीज़ देखिए कि वहाँ पर वो बाहर से उन लोगों को कैसे पता चला कि भारत में उस तरह की चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह से अगर मैप बना लें, मैप हमको थोड़ा सा बनता नहीं है सही से हमसे, तो हम एक बार आप लोगों को समझने के लिए बना दे रहे हैं, ठीक। तो आप इस तरह से सोच कर देखिए कि जो चीज़ें घटित हो रही थी वहाँ पर जो चीज़ें, तो उसको समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। उसको आप लोग समझने का प्रयास करिए कि किस चीज़ प्रकार से चीज़ें घटित हो रही थी, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से समझ लीजिए, ये भारत मान के चलिए, भारत के जैसा दिख तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया है कि इस तरह से बनाने का, ठीक है। ठीक, तो आप लोग उसको एक बार सोचिए कि क्या घटनाएं घटित हो सकती थी और क्या चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल सकता था, ठीक है। तो अगर हम मान के चलें, अगर उत्तरी भारत की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत में आप सोचिए कि उत्तर भारत में किस प्रकार से चीज़ें रही होंगी। यही तो आपका उत्तर भारत है, तो यही आप लोगों का जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है, यही आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया है, ठीक। और बोगज गोई अगर मान के चलिए, अगर हम कोई मान के चलते हैं तो यहाँ पर बोगज गोई हो गया, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर मान के चलिए कि चलिए थोड़ा सा नीचे इस तरह से हम गोलाकार बनाकर समझा दे रहे हैं, गोला जैसे मैप नहीं बन पा रहा है सही से, तो पूरा अगर यहाँ पर मैप नहीं बन पा रहा है तो आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिएगा सिर्फ, ठीक है। इसलिए पूरा इक्वेटर के भूमध्य रेखा के उत्तर की बात की जा रही है। मान के चलिए कि यहाँ पर एक इंडिया है, भारत हो गया ये, ठीक है। हम एक इस तरह से समझा दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। इंडिया ये वाला आप लोगों का उत्तरी क्षेत्र हो गया, उत्तर पूर्व का जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र हो गया, और यहीं पर आपके सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, ठीक है। सिंधु सभ्यता यहीं पर विकसित हुई थी, ठीक। और यहाँ पर आप मान के चलिए कि अफ्रीका हो गया, एक बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका होगा। यहाँ पर जो है आपका ये क्या है, ये नील नदी की सभ्यता है, इसको हम अफ्रीका मान लेते हैं,
ठीक है, ये क्या है, नील नदी की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता हो गया। और यहाँ पर हम मान लेते हैं एक जगह यहाँ पे इस तरह से, ये हो गया होगा कजाकिस्तान, बोगज गुई, ठीक है, ये हो गया बोगज गुई, ठीक, बोगज गुई। और हम एक जगह यहाँ पर आप मान लेते हैं, यहाँ पर आप मान लीजिए ये हो गया आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया, ठीक। एक कॉन्सेप्ट आधुनिक भारत में निकल कर आया था कि बोगज गोई इसी को एशिया माइनर बोला जाता है, एशिया माइनर इसी को बोला जाता है, ठीक है। एशिया माइनर, ठीक। एशिया माइनर से जो अभिलेख मिला था, आप देखेंगे कि आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, तो आप इस तरह से समझिए कि चलिए हम एक बार फिर से नीचे बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो इस तरह से आप लोग समझिए कि जो एशिया माइनर से अभिलेख मिला था वहाँ पर, तो जो वो अभिलेख है तो वो बताता है कि जो समानताएं हैं, ठीक है, जो समानताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वहाँ की चीज़ों से मिल रही थी, ठीक है। और फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि जो चीज़ें मिल रही हैं तो उनका जो सम्मिश्रण है उसको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला था। और व्यापार तो हो ही रहा था, यहाँ से भी व्यापार हो रहे थे यहाँ पर, और यहाँ से व्यापार हो रहे थे। और यहाँ से एक चीज़ अभिलेख मिला, वहाँ से पता चला कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं मिश्रित हैं, ठीक। तो इस प्रकार से समझ कर देखिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ठीक है, वो व्यापार किए, और व्यापार जब किए थे वो लोग जो है किसी अन्य दुनिया में भी संपर्क साधे, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि उन लोगों ने किस प्रकार से व्यापार किया और वहाँ पर जो लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, सुदूर देशों से संपर्क में आए, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अगर हम यहाँ पर भारत मान लेते हैं और यहाँ पर कजाकिस्तान मान लेते हैं और यहाँ पर मेसोपोटामिया और ये आप लोगों की नील नदी की सभ्यता, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, ठीक। यहाँ के मान लीजिए मेसो, नील, बोगज, ठीक, इंडिया, भारत, ठीक। तो यहाँ पर जो व्यापार की जो चीज़ें हैं, ठीक है, व्यापार की जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो वो जो व्यापार की चीज़ें हैं एक दूसरे को संपर्क साधने में बहुत ही ज़्यादा मदद की। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग यहाँ पर जाकर बसे, यानी कि कुछ लोग गए बस गए, तो बस गए तो वहीं पर तो रह गए, और कालांतर में जब उन लोगों को पता चला कि यहाँ एक सभ्यता है, तो यहाँ के लोग जो यहाँ से यहाँ गए थे, तो फिर यहाँ से फिर ये रिटर्न आए, या यहाँ से पलायन हुआ होगा, यहाँ से रिटर्न आए, तो फिर यहाँ पर आक्रमण किया होगा। इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो इस तरह से एक अनुमान लगा कर देखिए कि जो लोग यहाँ से संपर्क साधे हैं सुदूर देशों में, वो लोग वहाँ से आए, फिर यहाँ पर काबिज होने का प्रयत्न किया। और यहीं पर आप देखेंगे कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है और जो आर्य आते हैं, तो क्या हम उनको उस तरह से मान सकते हैं कि जो आए थे, जो लोग गए हों यहाँ से वहीं पर डेवलप करके फिर से पुनः आए भारत में और फिर यहाँ पर राजशाही शासन प्रवृत्त करने का प्रयत्न किया, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिल सकती थी। और दूसरी बात है कि जहाँ पर आपदा हुई, जहाँ पर आपदा आएगी, आपदा आएगी वहाँ पर पलायन अवश्यंभावी है, वहाँ पर पलायन अवश्यंभावी है, ठीक है। तो इस प्रकार से सोच कर देखिए कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के जो ये भारत है, मान के चलिए कि ये जो भारत है, मान के चलिए हम एक गोला ही बना देते हैं, अंडा, ठीक है। आप लोग उसी तरह से ओवल के शेप में ही हम लोगों का मैप रहेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए भारत है और ये वाला जो क्षेत्र है आप लोगों का, ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर जब अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ आ गया, फिर उसके बाद सूखा पड़ गया, फिर उसके बाद आक्रमण हो गए, तो यहाँ से जो पलायन होगा, ये आप लोगों का पलायन जो होगा, इधर भी होगा, इधर भी लोग जाएंगे, इधर भी लोग जाएंगे, और इधर अंदर के भी तरफ लोग आएंगे अगर पलायन हुआ तो, ठीक। जो पलायन हुआ अंदर आया तो ये कहाँ आ गए, ये बीच में आ गए, मध्य भारत में आ गए, यानी कि आप लोग देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में आ गए, उत्तर प्रदेश में आ गए, फिर उसके बाद महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र में आ गए, तो और भी अंदर आते चले गए। जब अंदर आते चले गए तो इन लोगों ने जो भारत में जो जंगल थे उसको साफ़ किए। फिर वहाँ से जब आक्रमण हुआ तो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें जब घटित हुई तो आप देखेंगे कि जो वहाँ पर बाहरी आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं, कैसा माना जाता है कि यार जो आए थे बाहर से आते और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया और फिर उसके बाद यहाँ पर शासन किया। तो ये जाहिर सी बात है कि जो जिसके बारे में जानेगा वही तो उसके बारे में आएगा पता करने। ठीक है, तो जब आप एक बार सोच के देखिए कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, जिसको हम बाढ़ का कारण मानते हैं, और फिर उसके बाद 250 साल के बाद एक नई सभ्यता का विकास हम देखते हैं, वैदिक सभ्यता ग्रामीण के रूप में। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के बाद जो लोग बचे उनको वहाँ से लोग आए और देखे जब यहाँ पर अवसर उन लोगों को मिला तो वो लोग अब यहाँ पर काबिज होने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट अगर आप लेकर चलेंगे तो उस तरह से आप सोचिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता विकसित विकास में आई वो आप लोगों का एक ग्रामीण सभ्यता होती। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन उत्तम कोटि के देखने को मिलते हैं, जल निकासी प्रणाली उत्तम कोटि के देखने को मिलते हैं, नगरीय व्यवस्था। फिर वैदिक काल, वैदिक काल क्या है? ये आपकी ग्रामीण है। ठीक, यहीं से आप देखेंगे कि जो भारत का इतिहास है एक सिस्टमेटिक ढंग से चलता है यहीं से। ठीक है, कि ग्रामीण से फिर उसके बाद डेवलप हुआ, लेकिन फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से वहाँ पर शहर नगर बसने लगे और गंगा घाटी में नगर बसने लगे, पाटलिपुत्र की स्थापना होती है। ठीक, तो इस प्रकार से सोचिए कि देखिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक काल के ग्रामीण होने के बीच में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। ठीक, अगर हम सिंधु सभ्यता के बारे में अगर बात करें, अगर नगरीय सभ्यता के बारे में, तो सिंधु सभ्यता के बारे में हमने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि वहाँ पर आप देखिए कि जो लोग आ रहे हैं पाषाण काल से आए हैं। ठीक है, पाषाण काल से विकास किए हैं, पाषाण काल से विकास। ठीक, फिर इसके बाद ये लोग आकर बसे भी कहाँ? तो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में बसे थे, जाकर वहाँ पर आप देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु नदी के किनारे पर वहाँ पर पहले जो हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। तो हमने पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तक पूरा एकदम विधिवत इतिहास बताया था। फिर उसके बाद देखिए कि बीच में 250 साल से लेकर 400 साल तक का गैप है, बीच में 250 से 400 साल तक का गैप हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि जो अब यहाँ पर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर वहाँ पर कोई भी प्राकृतिक आपदा आई होगी तो वहाँ के लोग जब पलायन करके भारत के अंदर आए होंगे, मध्य भारत में आएंगे, तो उन लोगों ने फिर से अपनी चीज़ों को डेवलप करने का प्रयत्न किया होगा। ठीक, और जब वो लोग डेवलप ही कर रहे होंगे तो कहीं पर वहाँ से बाहरी लोग आकर आक्रमण कर दिए होंगे, और जब आक्रमण किए तो इन लोगों को गुलाम बनाए। फिर यहाँ पर दास्ता का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि जो यूरोप की चीज़ें हैं, आप देखेंगे कि जो मध्य एशिया की चीज़ें हैं वहाँ पर दास्ता का कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहाँ से लोग आए, उठकर आए, फिर वहाँ से फिर यहाँ भारत में आए, भारत में आए, जो लोग डेवलप करे थे उन लोग को फिर आक्रमण करके गुलाम बनाए। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में युद्ध के साक्ष्य नहीं मिलते हैं अभी तक, तो ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक जो अवस्था है 250 साल की, जो 400 साल की वैदिक काल प्रारंभ होने के पूर्ववर्ती जो अवस्था है, उस समय भी वहाँ पर युद्ध के साक्ष्य नहीं देखने को मिलते हैं और युद्ध कला में वो लोग निपुण नहीं थे। ठीक है, कोई तो रहा ही होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता इतने बड़े पैमाने पर भारत में थी। तो जब पलायन किए गए होंगे लोग तो वहाँ पर वो लोग आए होंगे भारत के अंदर। जब भारत के अंदर आए होंगे और वहाँ पर खुद फिर से डेवलप करने का प्रयत्न किया होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो डेवलपमेंट है उसको फिर से भारत में डेवलप करने का प्रयत्न किया होगा। तो मध्य एशिया से कुछ लोग आए होंगे, फिर इनको देखते हुए सभ्य बर्बर जनजातियों को देखते हुए इन लोगों पर आक्रमण किया होगा और फिर इनको गुलाम बनाने का प्रयास किया होगा, दास्ता में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। और जो लोग बाहर से आए उसमें ये गारंटी नहीं है, वहाँ पर वो प्रमाणित नहीं है क्या वो भारत से ही लोग गए थे वही लोग लेकर आए, या वहाँ से पलायन किए गए लोग हैं वो लोग लेकर आए, या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता के में पलायन की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जब बाढ़ आ गया या प्राकृतिक आपदा हो गई, चाहे हिम युग, चाहे ठंडी ज़्यादा पड़ने लगी, गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी, बरसात ज़्यादा होने लगा, सूखा पड़ गया। ठीक है, तो जो कुछ लोग डेवलपमेंट के चक्कर में संसाधनों की खोज में आगे बढ़ गए, तो जो चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो क्या पलायन के समय, आपदा के समय वो लोग बाहर गए, उधर
पश्चिम की ओर गए। फिर वहाँ से कुछ सालों के बाद जब वहाँ पर चीज़ें सही हुई तो फिर वहाँ से वही लोग लौट कर आकर फिर यहाँ पर उस तरह से चीज़ें देखने को मिला था। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि किंवदंतियों हो गया, फिर उसके बाद कहानियाँ हो गई कि क्योंकि व्यापार हो ही रहे थे, ट्रेड हो ही रहा था, और जिस तरह से मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हो रहे थे, उसका भी एक कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सोच कर देखिए कि जो वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच का जो काल है उसको हम लोग किस प्रकार से देख रहे हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है और वैदिक काल से 200-250 साल के बाद गए तो जाहिर सी बात है कि जो लोग भारत पर वैदिक काल को प्रारंभ करने वाले थे, क्या वो लोग भारतीय नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब पलायन किया गया होगा तो वहाँ पर जब पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर जब चीज़ें चल रही होंगी तो उनको कहानियाँ सुनाया गया होगा कि हमारे पूर्वज कहाँ थे। जैसे आज के वर्तमान समय में हम लोगों को बताया जाता है कि हम लोगों के पूर्वज किस प्रकार से रहते थे, जमींदार थे, क्या थे। ठीक है, तो हम लोगों की संपत्ति कितनी थी, कितने दान कर दिए गए, कितने छीन लिए गए, कौन कहाँ। अगर हम लोग पूर्वजों की बात करें तो यहाँ तक कभी कि हम लोग भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष में लड़ाइयाँ लड़ी थी, आज़ादी में लड़े। तो क्या इस प्रकार से चीज़ें जो घटनाएं हैं वहाँ पर उस तरह से नहीं देखी जा सकती थी? देखी जा सकती थी कि हम लोग जिस प्रकार से मान लीजिए कि कोई सिंधु घाटी सभ्यता का पतन में पलायन किया और वहाँ पर जाकर पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियाँ चल रही हैं कि एक सभ्यता विकसित थी, हम लोग मिलजुल कर रहते थे, वहाँ पर कोई सी भी चीज़ संसाधन की कमी नहीं थी, सड़कें अच्छी थी, नालियाँ अच्छी थीं, धार्मिक अनुष्ठान की चीज़ें अच्छी थीं। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर वहाँ पर देखने को, सुनने के लिए मिल रही हैं, अगर वहाँ पर जो चीज़ें दास्ता का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से वहाँ से शोषण की चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, तो उस तरह से वहाँ से लोग परेशान होकर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ से लोग परेशान होकर भारत में फिर आए हों? और जब यहाँ पर आए हों तो देखे हों कि यह अंदर यहाँ उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कुछ नहीं देखने को मिला, तो उन लोग धीरे धीरे अंदर घुसे, अंदर आए। तो वहाँ पर एक चीज़ सोच के देखिए कि जो अंदर में पलायन के बाद जो अंदर में डेवलपमेंट चल रहा होगा, उनको देखकर उन लोगों ने एक सोचा होगा कि क्या इन लोगों को इस तरह से जब कर रहे हैं तो इन लोगों को इन पर नियंत्रण किया जाए और एक नियंत्रण स्थापित करके वहाँ पर एक सभ्यता को विकास किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें भी वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पर पे लोग एक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए कि जो वैदिक काल है और जो सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बात करने के लिए हैं कि किस प्रकार से लोग पलायन किए। कोई मान के चलिए कि कोई भी प्राकृतिक आपदा कहीं पर हो रही है, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, ठीक है, तो वहाँ पर जो कोई जलवायु परिवर्तन हो गया तो वहाँ से लोग जब पलायन करेंगे कहीं ना कहीं तो जाकर बसेंगे ही। ठीक, और जो लोग अंदर आए वही भारत में आप देखेंगे कि गुलाम बने, और जो भारत से बाहर गए, पश्चिम की तरफ गए, वहाँ से उन लोगों ने संपर्क साधा और जानते हैं कि वहाँ के लोग हथियारों में निपुण हैं। अरब के घोड़े भारत में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, तो उन लोगों ने वहाँ से उस चीज़ को लेकर आया, फिर भारत में उस प्रकार से डेवलप किया था। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग आ गए कहाँ पर, और वैदिक काल में। ठीक, तो वैदिक काल की अगर हम बात करें, ठीक, हम आप लोगों को यहीं पर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के कॉन्सेप्ट की चीज़ें समझा कर फिर बंद कर देंगे, और बाकी कल हम लोग ये प्रारंभिक इतिहास हो जाएगा और कल से हम लोग राजा, किसान और नगर पर बात करेंगे। ठीक है, वैदिक काल के अगर कॉन्सेप्ट अगर समझिए तो वैदिक काल का कितना समय काल है, ये आपका 1500 ईसा पूर्व से वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ था, किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद की जो चीज़ें देखने को मिली होंगी क्या वो सही है। इस पर बहुत ही ज़्यादा काम करना भी बाकी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनसुलझे पहलुओं की तरह हैं। ठीक है, तो 1500 ईसा पूर्व से ये आप लोगों का 600 ईसा पूर्व तक है, 600 ईसा पूर्व तक। तो उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए और सोचने का प्रयास कीजिए कि क्यों ऐसा हुआ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी और फिर वैदिक काल आपका ग्रामीण में परिवर्तन हो गया। ठीक, तो उसमें हमने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाया कि जो वहाँ पर डेवलप किया गया होगा प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गया होगा, और फिर यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए उस तरह से चीज़ें उन लोगों को समझ में नहीं आई होंगी। ठीक है, तो वहाँ पर उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ। और फिर वैदिक काल में देखेंगे कि आक्रमण भी हो जाते हैं क्योंकि ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसमें 10 राजाओं का युद्ध मिलता है जिसमें सुदास विजयी रहता है। ठीक, तो युद्ध के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से समझना चाहिए कि जो डेवलपमेंट होता है वो एकजुटता से होती है। ठीक, हम अपने जगह पर, अपने स्थान पर डेवलप करते हैं। तो अब इस तरह से एक बार देखिए कि
कि जो लोग बाहर से आक्रमण किए थे यहाँ पर दास्ता को परिवर्तन करने का प्रयत्न किया और लाने का प्रयत्न किया, तो उन लोगों ने वहाँ पर जहाँ पर थे वहाँ पर उस तरह से रहे होंगे, तो फिर यहाँ पर आकर उस तरह से चीज़ें घटित हुई होंगी। ठीक, तो अगर हम वैदिक काल के बारे में बात करें तो फिर यहाँ पर ऋग वैदिक काल के बारे में देखिए। ऋग वैदिक काल, तो ये ऋग वैदिक काल जो है आपका 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और फिर इसके बाद जो आता है एक उत्तर वैदिक काल आता है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये कितना है, ये आपका 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, 600 ईसा पूर्व तक है। और 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो घटनाक्रम है उसको एनसीईआरटी में दूसरा अध्याय है 11th में, ठीक है। तो इस प्रकार से सोचिए कि हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक काल के सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन और वैदिक काल के प्रारंभ में जो चीज़ें हम लोगों को ने नोटिस किया वो क्या, एक अनुमान के आधार पर आप लोग सोचते रहिए कि उसको एक बार अगर उस तरह से आंसर राइटिंग में अगर लिखेंगे तो उस तरह से आप लोगों को जो एग्जामिनर है वो पढ़ेगा तो सोचेगा, तो वो भी एक तरह से वहाँ पर सोचेगा, तो वो सोचेगा कि जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सही तरीके से आंसर लिखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप स्टेटमेंट के रूप में वहाँ पर लिखेंगे तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगी, ठीक। अगर वैदिक काल के बारे में बात करें 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है, हम एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा देंगे पूरा एक ही बार में एक वैदिक काल को लेकर, ठीक। वैदिक काल के बारे में ये कहा जाता है कि वैदिक काल जो है वो भारत में बाहरी लोग आए थे, आक्रमण किए और यहाँ के लोगों को दास्ता में परिवर्तित किया था, दास में परिवर्तित किया, यानी कि गुलाम बनाए, ठीक है। तो इस प्रकार से सोचिए। और ऐसा माना जाता है कि मैक्स मुलर महोदय ने वहाँ पर कहा आधुनिक भारत में कि जो एशिया माइनर बोगज गोई का अभिलेख है वहाँ पर वैदिक कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, देवताओं 4 देवताओं के नाम मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मनके बनाने कारखाने, ईंट तरह के जो प्रकार हैं वो भी देखने को मिलते हैं, मनके हैं, यानी कि जो व्यापार हुए थे उसके साक्ष्य मिलते हैं वहाँ से। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ से लोग यहाँ पर आए, आक्रमण किए और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया और एक नवीन सभ्यता का विकास किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ कर देखिए कि अगर ऋग वैदिक काल के बारे में बात करें तो जो लोग पहले आए समाज में, यानी कि जो आक्रमणकारी थे, तो वो लोग यहाँ के लोगों को गुलाम तो बनाया, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाए कि यहाँ पर किस प्रकार से शासन किया जाए। और यही काल है कि आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में वहाँ पर जाति का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, ठीक। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है। कहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जाति का कॉन्सेप्ट है, वर्ण व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें ऋग्वैदिक काल में देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। अभी हम आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं, ठीक है, कि इस प्रकार से चीज़ें घटित हुई थी। अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक। 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त, ठीक। ऋचाएँ लगभग में 6000 के लगभग में ऋचाएँ हैं, ठीक है। तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद के 10वां मंडल में, पहला और 10वां मंडल, ठीक है। हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दे रहे हैं। पहला व 10वां मंडल सबसे बाद का है, ठीक है। यानी कि काफ़ी समय के बाद इसको जोड़ा गया था, पहला और 10वां मंडल। यानी कि एक बार कॉन्सेप्ट समझिए कि पहले मंडल को ही सबसे बाद में जोड़ा गया। इस प्रकार से इसको लिखा गया था कि जो दूसरा और 2 से लेकर 9 तक के जो मंडल हैं, वो दूसरा और 7वां मंडल जो है सबसे पुराना है, ठीक। तो उसमें जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट ये समझ के देखिए कि पहला मंडल ही सबसे बाद का है, ठीक। पहला और 10वां मंडल, यानी कि ये सबसे बाद में जोड़ा गया, सबसे
बाद का है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए दूसरा व सातवां। ठीक है, दूसरा व, आप यहाँ पर दूसरा व सातवां ले सकते हैं या 2 से लेकर 7 तक, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से दूसरा व सातवां मंडल, ठीक है, सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ के देखिए कि पहला और 10वां मंडल जो है सबसे बाद का है, और 10वें मंडल में, ठीक है, 10वें मंडल के, ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, पुरुष सूक्त में पहली बार, ठीक है, पहली बार शूद्रों का उल्लेख है। ठीक है, किसका उल्लेख है? शूद्रों का उल्लेख है। ठीक, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था आ गई, उल्लेख है, और किस में है? 10वें मंडल में, यानी कि 10वां मंडल बाद का है। ठीक है, काफ़ी बाद का है। तो इस प्रकार से सोचिए कि जो वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया गया है वो काफ़ी बाद में दिया गया है, वो ऋग्वेद में नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद के प्रारंभिक इतिहास में जाति व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। ठीक, क्योंकि जो जाति व्यवस्था है, मान कीजिए जाति व्यवस्था का वर्णों से जाति निकल कर आई हैं, तो जो वर्ण व्यवस्था है ऋग्वेद के प्रारंभिक इतिहास में वो देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट। और जब ऋग्वेद के 10वें मंडल के रचना की गई, और 10वें मंडल का जो रचना है यहाँ पर ऋषियों का उल्लेख नहीं है। ठीक है, 10वें मंडल में आप देखेंगे कि कहीं पर भी ऋषियों का उल्लेख नहीं है कि किसी ऋषि मुनि ने यहाँ पर 10वें मंडल की रचना की है। सिर्फ वेद व्यास ने, अब वेद व्यास जो हैं वेदों का संकलन किया था, और जाहिर सी बात है कि वेद व्यास जब संकलन कर रहे होंगे तो उनको जिस तरह से चीज़ें मिली उसी तरह से उन्होंने उसमें लिख दिया। ठीक है, तो वहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि ऋग्वेद के प्रारंभिक इतिहास में वर्ण व्यवस्था नहीं है, और जब वर्ण व्यवस्था भारत में कायम हुई तो वहीं से आप देखेंगे कि सामाजिक दुर्दशा देखने को मिलती हैं, और वही वर्ण व्यवस्था है फिर उसने जाति व्यवस्था को जन्म दिया, और जाति व्यवस्था जो है भारत को एकदम निकृष्ट, और आप देखेंगे कि वहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो एकदम निकृष्ट टाइप की हैं, निकृष्ट हैं, और वहाँ पर जिस तरह से दुर्दशा देखने को मिलती है समाज में, फिर वह गुप्त काल तक आते आते तो भारत की एकदम दयनीय स्थिति हो जाती है सामाजिक। ठीक है, और राजपूत काल में तो वो और भी बढ़ चढ़ कर हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें जो घटित हुई, और वहीं पर ये 10वां मंडल जो है, ये 10वां मंडल जो है आप देखेंगे कि 10वें मंडल ने ही भारत में जाति व्यवस्था को जन्म देने का प्रयत्न किया है। ठीक है, ऋग्वेद में 10वां मंडल काफ़ी बाद का है, और 10वें मंडल में ही पहली बार शूद्रों का उल्लेख है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट चलता है कि ऋग्वेद में कि जो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त आप जानते हैं कि वहाँ पर किसी भी ऋषि मुनि का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, पुरुष सूक्त की अगर हम बात करें, पुरुष सूक्त, ठीक, पुरुष सूक्त में एक ऐसे पुरुष की कल्पना की गई है जिसको ब्रह्म बोला गया। ठीक है, ब्रह्म बोला गया, इसको आदि पुरुष बोला गया। ठीक है, आदि पुरुष, ठीक, ब्रह्म और आदि पुरुष। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि आदि पुरुष के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। मुख से ब्राह्मण, ठीक, मुख से ब्राह्मण। ठीक, आप बस कॉन्सेप्ट समझ कर देखिए। कभी हम आप लोगों को जो ये 4 वर्ण हैं इनके बारे में हम आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। आप उसको सोचेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ब्राह्मण जो आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मुख। ठीक, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि भुजा से क्षत्रिय। ठीक, फिर उसके बाद जांघों से, पैर से, थाई से, जांघों से वैश्य। ठीक, फिर उसके बाद पैर से शूद्र। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर सोचने वाली बात है कि सामाजिक जो रचना है यहाँ पर जो की गई थी, ठीक, सामाजिक
रचना। ठीक है, इस प्रकार से समझ के देखिए कि सामाजिक रचना जो वहाँ पर पुरुष सूक्त में की गई है कि एक आदि पुरुष है, वहाँ पर एक जो अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है, और जिसको उन लोगों ने बाद में ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट दिया था। और वैदिक काल में आप देखेंगे कि ब्रह्म का कॉन्सेप्ट मिलता है कि उसी पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैर से शूद्र मिलता है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से सामाजिक संरचना आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं, ये आप लोग चीज़ें समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये 10वां मंडल है। 10वां मंडल सबसे बाद का है, ठीक है, यानी कि सबसे बाद में उसको जोड़ा गया था। तो वहाँ पर वो चीज़ समझने वाली बात है कि क्या उस मंडल को इस प्रकार से बनाया गया कि सामाजिक संरचना किया जाए, और या वहाँ पर मानसिक चीज़ें जो डेवलप की गई, डेवलप हुआ, उसको लेकर वहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रहा था। ठीक है, अगर इस तरह की रचना आप लोग इस सोच कर देखिए कि ऋग्वेदी, अगर ऋग्वेद के बारे में हम बात करें तो ऋग्वेदिक काल में वहाँ पर जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऋग्वेद में काफ़ी बाद में वर्ण व्यवस्था जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि ऋग्वेद में काफ़ी बाद में, ऋग्वेद में काफ़ी बाद में, काफ़ी बाद में वर्ण व्यवस्था जोड़ा गया, वर्ण व्यवस्था जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट समझिए कि वर्ण व्यवस्था जो है काफ़ी बाद का है। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए कि कोई यहाँ पर आक्रमण हुआ। ठीक, अगर प्रारंभिक चीज़ के बारे में हम बात करें, प्रारंभिक ऋग्वेद के प्रारंभिक इतिहास में, ठीक, ऋग्वेद के प्रारंभ में अगर हम बात करें तो आप एक बात देखिए कि जो प्रारंभिक चीज़ है उसको एक बार समझ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्रारंभिक, ऋग्वेद का प्रारंभिक जो इतिहास है, यहाँ पर जो हुआ आक्रमण हुआ, फिर दास में परिवर्तित हुए लोग, दास में परिवर्तित हम लिख रहे हैं, परिवर्तित। ठीक, तो प्रारंभिक चीज़ों में इन लोगों ने आक्रमण किया, फिर यहाँ के लोगों को दास में गुलामों में परिवर्तित किया था। फिर धीरे धीरे कालांतर में आप देखेंगे कि यहीं से यहाँ पर दो चीज़ें क्रिएट हो गई, दो वर्ग बन गए। ठीक है, दो वर्ग बन गए ना। यहाँ पर देखिए एक उच्च वर्ग हो गया, उच्च वर्ग हो गया, और दूसरा जो है वो आपका निम्न वर्ग हो गया। ठीक, यहाँ पर एक बार कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, पूरा इतिहास आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक, निम्न वर्ग बन गया, दो वर्ग बने, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। ये क्या बने, ये शासक वर्ग बन गए, शासक वर्ग, यानी कि नियंत्रणकर्ता। ठीक है, नियंत्रणकर्ता, और नियंत्रणकर्ता किस पर बने, इस पर बने। ये क्या बन गए, दास वर्ग बन गया। ठीक है, दास वर्ग बन गया, यानी कि ये आपके नियंत्रण में आ गए। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ के देखिए कि प्रारंभ में वैदिक काल में वहाँ पर जो चीज़ें देखने का आक्रमण हुआ, दास में लोगों में कन्वर्ट किया गया था। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का विकास किया गया, ठीक है, यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, ठीक है, यहाँ पर हम आप लोगों को चीज़ समझा दे रहे हैं। यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था ऋग्वैदिक काल में, हम ऋग्वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप सिर्फ सामाजिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए हम आपको वो चीज़ बता रहे हैं कि जो आप लोगों के काम में आ जाए, जो चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था के विकास, ठीक है, ऋग्वैदिक पूरा डेवलपमेंट पर ही, पूरा हर एक कहानी इतिहास का डेवलपमेंट है, विकास पर है। तो कालांतर में जब ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, ठीक है, अर्थव्यवस्था का विकास, और अर्थव्यवस्था ने पूरे समाज का रूप बदल कर रख दिया। ठीक है, और इसी ने पूरे समाज का एकदम स्ट्रक्चर, संरचना, स्वरूप, हर एक चीज़ बदल कर रख दिया था। ठीक है, और आप हमने अभी बताया कि प्रारंभ में यहाँ पर उच्च वर्ग हैं, ठीक है, उच्च वर्ग हैं, और यहाँ पर निम्न वर्ग हैं, निम्न वर्ग। ठीक, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिए कि जब अर्थव्यवस्था का विकास हुआ तो अर्थव्यवस्था का जो कृषि और पशुपालन है, यहाँ पर क्या है,
कृषि व पशुपालन, ठीक है, कृषि व पशुपालन, यही तो यहाँ पर है। अर्थव्यवस्था का आधार जो है यहीं पर कृषि और पशुपालन का भी आधार है। और ये कृषि और पशुपालन कर कौन रहा है? यही इसी में से तो लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये तो शासक वर्ग है, ठीक है, ये तो शासक वर्ग है ना। तो कृषि और पशुपालन करने वाले जो लोग हैं वो निम्न वर्ग से ही तो आ रहे हैं। तो यहीं पर आप देखेंगे कि स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण हो गया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सामाजिक स्तरीकरण, स्तरीकरण यहीं पर हो गया। यहाँ पर परिवर्तन बहुत नाम मात्र का है, ठीक है, यहाँ पर परिवर्तन बहुत नाम मात्र का। जो परिवर्तन देखने को मिला था वो सिर्फ निम्न वर्ग में मिला था, और शासक वर्ग तो अपने में शासक हैं ही, ठीक है। यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग आ जाएंगे, शासक वर्ग आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, उद्योग विकसित हो गए, उद्योग विकसित हो गए। और विकसित उद्योगों में क्या मिल रहा है, हस्तशिल्प उद्योग है, और देखेंगे कि जो छोटे मोटे मिट्टी के खिलौने मिल रहे हैं, मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, मनके मिल रहे हैं, वहाँ पर वो चीज़ देखने को मिला है। तो वहाँ पे जो उद्योग का विकास हुआ वो निम्न वर्गों में हुआ। और यहीं पर कृषि पशुपालन भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी दो वर्ग बन गए, उद्योग और कृषि पशुपालन वाले। तो कृषि पशुपालन वाले कालांतर में क्या बने, किसान बने, ठीक। जिसके ज़मीन पर किसान कार्य कर रहे थे वो क्या बन गया, जमींदार बन गया। लेकिन यहाँ पर जमींदार का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सीधे ये इसका नियंत्रण किस पर होता था, शासक वर्ग का नियंत्रण किसान पर होता था। तो इस प्रकार से सोचिए कि यहाँ पर भी इनका नियंत्रण इन पर भी होता था, और यहाँ पर जो व्यापार भी चलने लगा। और जब उद्योग और कृषि पशुपालन होने लगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये व्यापार भी यहाँ पर होने लगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट भी निकल कर गया, व्यापार भी होने लगा। तो जब व्यापार होने लगा तो इन जो शासक वर्ग का है इनका भी इन पर नियंत्रण होने लगा, ठीक। तो यहाँ पर आप सोच कर देखिए कि ऋग्वैदिक काल में जब अर्थव्यवस्था का विकास हुआ तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो वहाँ पर कृषि है, पशुपालन है, व्यापार है, उद्योग धंधे हैं। उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन फिर भी मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, मनके हैं, क्योंकि वो लोग सिंधु घाटी सभ्यता से ही तो सीख कर आए थे, आगे बढ़े थे, ठीक। तो वहीं से वो लोग चीज़ें करने लगे, कुछ हथियारों का भी बनाने लगे, ठीक है। तो तलवार, भाला ये सब बनने लगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर शासक वर्ग के नियंत्रण में क्या क्या चीज़ें हैं देखिए एक बार। शासक वर्ग के नियंत्रण में क्या है, कृषि है, ठीक है, पशुपालन है, पशुपालन करने वाले लोग हैं। यहाँ पर इस तरह से हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किसान है, फिर भूमि है, क्योंकि इन लोगों ने आक्रमण किया तो भूमि जो हो गई वो आपकी सरकारी भूमि हो गई, और भूमि का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो किसान हो गए, भूमि हो गए, और फिर यहाँ पर दास भी हो गए इनके नियंत्रण में, ठीक है। फिर यहाँ पे व्यापारी भी हो गए, ठीक। शिल्प कर्म हो गए, उद्योग धंधे वाले भी हो गए यहाँ पर, ठीक। जो भी छोटे बड़े उद्योग मिल रहे थे, उद्योग। फिर इसके बाद आप देखिए कि जो नियंत्रण इन लोगों ने स्थापित किया वो राजस्व पर भी नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। राजस्व पर भी नियंत्रण स्थापित किया कि जो ये लोग यहाँ पर जो व्यापार हो रहा है उनके द्वारा जो कर लिया गया, ठीक है, शासक वर्ग के द्वारा कर। तो यहीं पर आप देखेंगे कि शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गई। क्या हो गई, शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गई, शासन व्यवस्था प्रारंभ, ठीक। हम सिर्फ आप लोगों को फैक्ट नहीं बता रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से डेवलप हुआ था, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए कि शासक वर्ग का जो इन सभी चीज़ों पर उद्योग, यहाँ पर जो सभी चीज़ों पर नियंत्रण है, तो शासक वर्ग क्या किए कि अपने कार्यों के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करने लगे। अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति होने लगी, मंत्रियों की नियुक्ति। और मंत्री कहाँ से आते थे, इन्हीं लोगों में से तो आते थे, यही लोग तो हैं। और जब ये लोग मंत्री बने, ठीक है, तो यहाँ से जब मंत्री, क्योंकि यहाँ के लोग जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए थे, तो ये लोग क्या हुए, शासक वर्ग के करीब पहुँचे, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब ये लोग यहाँ पर हर एक चीज़ हो रहा है, और जिसके पास राजस्व ज़्यादा है, जो ज़्यादा कर दे रहा है, वो अपना स्टेटस चाहेगा। जो राजा के करीब पहुँच गया वो भी अपना स्टेटस चाहेगा। जो राजा के कार्य कर रहा है, अगर वो महारानी और रानी के जो दास्ता का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर जो लोग पहुँच गए, वहाँ पर भी वो जो चीज़ें हैं कि वो भी अपना स्टेटस समाज में चाहेगा। तो जब इस समाज में एक स्टेटस बनाने का प्रयत्न किया गया,
ठीक है, अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक, जब समाज में एक वहाँ पर एक पहचान देने की बात की गई, ठीक है, सामाजिक पहचान, ठीक, कि हम क्या हैं, किस प्रकार से हमारा कितना वैल्यू है, कितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पहचान। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ के देखिए कि जब वहाँ पर समाज में पहचान देने की बात आई तो राजाओं ने क्या किया कि यहाँ पर शासक वर्ग ने क्या किया कि आप लोग जो चाहें वो बन सकते हैं, बन जाइए। ठीक, तो जब राजाओं को, शासक वर्ग को समझ में नहीं आया तो जो सामाजिक लोग थे, जो निम्न जाति में, निम्न वर्ग में जो सामाजिक वर्ग था, जितने भी लोग आ रहे थे निम्न वर्ग में, इन लोगों ने अपने ही अंदर स्ट्रेटिफिकेशन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, अपने ही अंदर स्तरीकरण करने का, यानी कि वर्ग बांटने का कार्य प्रारंभ किया। और यही जो है सबसे खतरनाक चीज़ उभर कर सामने आई, कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट समझिए कि यही जो चीज़ है, यही बात है कि जब समाज में निम्न वर्ग जो है अपने में खुद के अंदर ही एक वर्ग बनाना प्रारंभ किया, और जो शासक वर्ग ने समाज में वर्ग बनाया कि वहाँ पर आप देखिए कि आप लोग इतने ऊंचे हैं, वहाँ पर उसके बाद फिर उसके नीचे उस तरह से स्तरीकरण किया। तो जब शासक वर्ग के बाद जब निम्न वर्ग में सामाजिक स्तरीकरण हुआ, ठीक है, आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए, जब निम्न वर्ग में सामाजिक स्तरीकरण हुआ तो वो लोग खुद के अंदर ही समाज में एक वर्ग बनाने लगे कि मैं इतना हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी भूमि है। तो वहाँ पर बहुत सारे वर्ग बन गए, और यही जो है कि बहुत सारे वर्ग बनाने का कार्य किया, बहुत सारे वर्ग। और यही जो वर्ग है, यही कालांतर में क्या बन गई, जाति। ठीक है, यही जो वर्ग है वही कालांतर में क्या बन गई, जाति बन गई। ठीक, तो जो वैदिक काल के प्रारंभिक के चरण में जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, और वही का एक बार समझ के देखिए कि जो लोग यहाँ पर निम्न वर्ग में सामाजिक स्तरीकरण किए, ठीक है, अब देखेंगे कि जो निम्न वर्ग है वहाँ पर जो समाज का विभाजन हुआ, जिस प्रकार से वर्गों का गठन किया गया वहाँ पर, और उन्हीं लोगों ने मिलकर आप देखेंगे कि समाज को एकदम नीचे ले जाने का प्रयत्न किया। क्योंकि उन्हीं लोगों ने, आप एक बार एक कॉन्सेप्ट समझ के देखिए कि जो शासक वर्ग है वो तो पहले से ही शासन कर रहा है ना, तो जो निम्न वर्ग से निकल कर आए, ठीक है, जो निम्न वर्ग से निकल कर आए, हम सिर्फ एक अनुमान बता रहे हैं, ठीक, यहाँ पर प्रमाणित नहीं, हम एक अपना अनुमान बता रहे हैं। ठीक है, तो एक निम्न वर्ग से जो लोग निकल कर आए थे, ठीक है, अब मान के चलिए कि जो निम्न वर्ग है, क्योंकि इनमें भी तो शासक बनने का जिज्ञासा उत्पन्न हो गई होगी, तो जब निम्न वर्ग में शासक जिज्ञासा उत्पन्न हुई शासक वर्ग का, तो इन लोगों ने जो क्या किया कि यहाँ पर आदि पुरुष का कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक है, आदि पुरुष का कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक, तो इस प्रकार सोच कर देखिए, आदि पुरुष का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल का है, ये शासक वर्ग का नहीं है। ठीक है, भारत में जितनी जातियों का वर्गीकरण किया गया, जितनी जातियाँ बनाई गई, वो यहीं से बनकर आए, निम्न वर्ग से ही बनकर आए हैं। ठीक है, इस प्रकार से समझ कर देखिए एक बार, क्योंकि शासक वर्गों ने यहाँ पर जातियों का निर्माण नहीं किया है। ठीक है, शासक वर्ग तो शासन कर रहा है, अपना शासन प्रशासन चला रहा है, क्योंकि जो निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा यहाँ पर जो समाज में स्टेटस पहचान बनाने की बात की जाए गई वहाँ पर वर्तमान कालांतर में, और यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर, यहाँ पर अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था, यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर आप देखने का प्रयास करिए कि जो निम्न वर्ग में अर्थव्यवस्था का प्रचलन हुआ, जिस प्रकार से यहाँ पर लोग धनी व्यक्ति बने, धनाढ़ व्यक्ति बने, और उन्होंने जिस प्रकार से अपने पहचान को मांग की, और वहाँ पर जब उन लोगों ने पहचान की मांग की, तब वो सोचेंगे कि जो लोग नीचे के हैं उनको नीचे ही रहने दिया जाए, क्योंकि वो अगर काला बैठेंगे, समकक्ष बैठेंगे, तो उन लोगों की जो ईगो है, मान के चलिए कि जो प्रतिष्ठा है, मान प्रतिष्ठा है, कि उनके समान हम क्यों बैठेंगे। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि वहाँ पर भी ऊंचाई पर सर पाया गया और निचला सर पाया गया है। ठीक है, तो वहीं के लोग तो थे। तो जिस प्रकार से राजाओं ने एक समाज में एक कॉन्सेप्ट विकसित किया वहाँ पर राजाओं ने, और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर निम्न वर्ग भी चले, और निम्न वर्ग भी वहाँ पर
शासक वर्ग बनने का प्रयत्न किया और यहीं से जमींदार यहीं पर भूमि के मालिक बनकर आए, स्वामी बनकर आए और उन लोगों ने राजाओं को कर देने का प्रयत्न किया। जो इनके अंडर में काम किए वो कृषक वर्ग आ गए, तो उन लोगों ने उनको एक समाज में स्टेटस देने का प्रयत्न किया था। और वहीं पर आदि पुरुष की जो बात की जाती है ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल। ठीक, तो यहीं पर बोला गया कौन सा है, पुरुष सूक्त है। ठीक है, पुरुष सूक्त है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आदि पुरुष की बात की जा रही थी और आदि पुरुष और उस समय जो प्रचलन में आया बहुत ही ज़्यादा इस पर बल दिया गया और जो शासक वर्ग है उसको समाज में एकदम ज़बरदस्ती स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था उस समय। ठीक है, तो जो आदि पुरुष का कॉन्सेप्ट दिया गया कि मुख से ब्राह्मण, ठीक है, फिर भुजा से क्षत्रिय और इन लोगों का कार्य बांट दिया गया। भुजा से क्षत्रिय, फिर उसके बाद देखिए जांघों से, पैर से, ठीक, जांघों से वैश्य शूद्र और पैर से शूद्र। ठीक, पैर से शूद्र। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जब शासक वर्ग भारत में स्थापित हुआ ऋग्वैदिक काल में, तो वहाँ पर जो शासक वर्ग है वो समाज के अन्य लोगों पर नियंत्रण कर रहा है। क्योंकि जब नियंत्रण कर रहा है तो यहाँ पर दासता का कॉन्सेप्ट आया और जो लोग यहाँ पर थे वो गुलामों में परिवर्तित हुए, तो वो लोग पहले से ही राजाओं की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक, तो जब निम्न वर्ग के लोग राजाओं की सेवा में लगे हुए हैं तो यहीं पर से बहुत सारी चीज़ें जब जात वर्गों का बनाया गया, वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का। और यहाँ पर ये जो चीज़ें निम्न वर्ग में कि वो लोग वहाँ पर सलाह मशविरा करके किस प्रकार से आप सोचिए कि जो लोग हैं समाज में एक ऐसी चीज़ की गठन करते हैं कि जो वहाँ पर एक देखने को मिलता है कि जो पैरों से आए हैं वो शूद्र का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और वो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, और ये पुरुष सूक्त जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर ऋषियों का उल्लेख नहीं दिया गया है। और ऐसा माना जाता है अगर कहीं पर अगर ऋषि मुनि का उल्लेख मिल रहा है तो मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं भ्रामक चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ पर जो प्रमाणित चीज़ें हैं, NCERT पढ़िए चाहे कोई भी पुस्तक पढ़िए, वहाँ पर ऋग्वेद के पुरुष 10वें मंडल के ऋषियों का उल्लेख नहीं है। ठीक है, और यही आप कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जिस प्रकार से जो चीज़ें विकसित हुई तो वहीं पर जो है कि निम्न वर्ग के द्वारा जो समाज में चीज़ें लेकर चली गई थी, उन लोगों ने जब अपने खुद के अंदर ही वहीं समाज में स्तरीकरण करने का प्रयत्न किया, वहीं समाज को वर्गों में विभाजित करने का प्रयत्न किया, वही चीज़ें जो है कालांतर में हम लोगों को बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में बात किया और जब मान के चलिए कि जो ऋग्वेद के 10वें मंडल की जो रचना है और पुरुष सूक्त की रचना है, यह आपको उत्तर वैदिक काल के बाद की रचना है। और उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कर्म पर ऋग्वैदिक काल में जो कर्म पर आधारित व्यवसाय थे उसके आधार पर लोग वहाँ पर जातियाँ बन जाती थी, वहाँ पे लोग कहलाते थे, चाहे वो निम्न कुल में पैदा हो चाहे उच्च कुल में पैदा हो। वो ऋग्वैदिक का कॉन्सेप्ट है ऋग्वैदिक काल में कि वहाँ पर एक ही घर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। उसमें ऋग्वेद में एक जगह कहा गया कि मेरी माता आटा चक्की पीसती है, मेरे पिता किसान हैं, मेरे भाई इस तरह से हैं। तो उस तरह से कॉन्सेप्ट वहाँ पर देखने को मिल रहा था, यानी कि कर्म के आधार पर वहाँ पर व्यवसाय के आधार पर जो चीज़ें देखने को मिली थी तो वो ऋग्वैदिक काल में देखने को मिल रही थी। लेकिन वही चीज़ें जो है उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित होती है और वहीं पर आप देखेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था है आप लोगों का कर्म, वहाँ पर जो जातियाँ कर्म पर नहीं, वहाँ पर जातियाँ जो है जन्म के आधार पर हो गई। और वहाँ पर उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि जो वहाँ पर कॉन्सेप्ट बना दिया गया कि जो जिस कुल में पैदा होगा वो उसी कुल में माना जाएगा। जैसे आप मान के चलिए कि कोई जानवरों का चमड़ा उतारने का कार्य कर रहा था ऋग्वैदिक काल में और वहाँ पर जानवरों का चमड़ा उतारते उतारते वो आपका जो पढ़ लिख लिया तो वो ब्राह्मण बन गया। तो उसको जो कॉन्सेप्ट है तो उसको उत्तर वैदिक काल में बदल कर क्या कर दिया गया कि जो जिस व्यवसाय में है वो उसी व्यवसाय में माना जाएगा। मान लीजिए कि कोई कुम्हार है, ऋग्वैदिक काल में जो कुम्हार का बेटा ब्राह्मण भी बन सकता था, व्यापारी भी बन सकता था, किसान भी बन सकता था। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो कुम्हार का बेटा है वो कुम्हारी ही करेगा, बढ़ई का बेटा बढ़ई ही करेगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट लेकर उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि जो जन्म पर जो जाति व्यवस्था है, वर्ग है, वो आपका जन्म पर आधारित हो जाता है। और वहीं से आप देखेंगे कि सामाजिक पतन जो है वहाँ पर भारत में देखने को मिल रहा है। और वहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल देखने को मिल रहा है, आप एक बार सोच कर देखिएगा कि इन्हीं लोगों का, निम्न वर्ग का जो भारत में थे, इन्हीं लोगों ने ही यहाँ पर जो चीज़ें की। शासक वर्ग तो अपने आप में शासक ही है, वो राजा हैं, वो समाज में जो उनके जो आज्ञा अनुसार जो किया जाएगा, उन लोगों ने समाज में स्तरीकरण करने का प्रयत्न किया। वहाँ पर जो लोगों ने तो जिस प्रकार से वहाँ पर जो जाति व्यवस्थाएं बनाने का प्रयत्न किया, व्यवसाय के आधार पर बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन जो वहाँ पर निम्न वर्ग है, जो व्यवसाय हैं, वहाँ पर जो कुछ अमीर हो गए, गरीब हो गए, तो उनमें जो स्तरीकरण देखने को मिल रहा है, वही चीज़ हम लोगों को आगे चल के बहुत ही बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। और वही चीज़ जो कालांतर में आप देखेंगे कि जब अंग्रेज आते हैं, वही बहुत ही ज़्यादा शोषण करते हैं उसी को आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई कि ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहे थे, तो वो किस प्रकार से देखने को मिल रहा था। ठीक, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैक्टर के रूप में काम करती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग हैं, जिन लोगों ने सामाजिक स्तरीकरण की रचना की, जिस प्रकार से किया और जिस प्रकार से उन लोगों ने एक मानसिक डेवलपमेंट किया, मानसिक विकास किया, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक सिद्ध हुआ था उस समय। ठीक है, तो इस तरह सोचिए कि उन लोगों को जब शासक वर्ग हो गया और वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, समाज में स्तरीकरण देखने को मिला, तो वहाँ पर अब जो चीज़ें हैं कि आप इस तरह समझ के देखिए, ठीक है, कि जो शासक वर्ग है, उन लोगों को सेवा करने के लिए कुछ कोई ना कोई तो चाहिए। ठीक है, तो जो निम्न वर्ग से वहाँ पर शासक वर्ग बने, निम्न वर्ग में ही, तो वही लोग जो हैं समाज में शूद्रों का कल्पना किया। और वहीं से आप देखेंगे कि पुरुष सूक्त की रचना की जाती है। और ऐसा क्यों किया जाता है कि क्योंकि जो प्राचीन है, जो सबसे पुराना है, उसी में जोड़ेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि ये प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। तो इसी को कॉन्सेप्ट के आधार पर यूज किया गया, प्रयोग किया गया और उसको समाज में स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। और एक दो वर्गों को एकदम शिक्षा से, दो वर्गों के आप तीन वर्गों का मान के चलिए कि जब जिस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कॉन्सेप्ट निकल कर आया भारतीय समाज में, ब्राह्मणों ने पूरा शिक्षा का अधिकार अपने ऊपर ले लिया कि हम लोग शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पर व्यवस्था बनाएंगे। और जो क्षत्रिय हैं वो अन्य लोगों की रक्षा करेंगे अपने भुजाओं के बल के द्वारा। वैसे जो है जो वो लोग व्यापार करेंगे और राजा को कर प्रदान करेंगे, और उस कर से जो राजस्व है, राजस्व की प्राप्ति से जो राजा है वो अपने प्रजा की सेवा, जो भरण पोषण का ख्याल रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो शूद्र का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, शूद्रों के बारे में ये कहा गया कि जो शूद्र हैं उनका कार्य क्या होगा कि वो ऊपर के तीन वर्णों की सेवा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि और इन्हीं की वजह से जो चार वर्ण विकसित हुए, और फिर वहीं से आप देखें कि जाति कॉन्सेप्ट निकल कर आया, और फिर वर्ण संकर जातियाँ भी कालांतर में देखने को आप लोगों को मिलेंगी। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है समाज में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो हमने आज आप लोगों को जो NCERT का अध्याय 2 है आप लोगों का जो भारतीय इतिहास है 11th का, उसको एक प्रारंभिक इतिहास के बारे में समझाने का प्रयत्न किया। और उसमें वैदिक काल नहीं दिया था, तो हमने आप लोगों को एक विकास, एक जो डेवलपमेंट है समाज का, उस प्रकार से बताया कि किस प्रकार से चीज़ें, घटनाएं घटित हुई थी। ठीक है, वैसे बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ठीक है, तो उसको हम लोग बारी बारी से बात करते रहेंगे कि जो हमने, वैसे आप देखेंगे कि मैंने आप लोगों को एक बहुत सारी इकोनॉमिक को, अर्थव्यवस्था को लेकर एक कॉन्सेप्ट विकसित कर दिया कि उस प्रकार वहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो वहाँ पर आप किताब पढ़ते रहिए। और 6 से जो शुरू से इतिहास पढ़ रहे हैं, मान चलिए कोई नया स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो उसको 6 से लेकर 12 तक का NCERT पढ़ना चाहिए। और जो लोग कुछ पढ़े हुए हैं तो उनको 9 से 12 तक NCERT पढ़ना चाहिए। हम आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे, बस आप लोग पुस्तकें पढ़ते रहिए और वहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से चीज़ें डेवलप हुई थी, और अपने विचार, अपने अनुमान वहाँ पर लगाइए। ठीक है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में, विषयों में, वहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी जो तर्क है वो सार्वत्रिक सत्य नहीं माना जाता। अगर आप लोग उस तरह से उसको खंडित कर रहे हैं तो वो भी सही ही होगा। ठीक, जैसे हमने अपने एक अनुमान के आधार पर वो सारी चीज़ें बताई आप लोगों को,
ठीक है। तो आप लोग इसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से हुआ होगा, ठीक। तो आप लोग वहाँ पर सामाजिक संरचना का देखने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट तो स्थापत्य में डेवलपमेंट नहीं है, और जो भी डेवलपमेंट है वहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण में, सामाजिक व्यवस्था में डेवलपमेंट है, ठीक है। तो अब जब देखेंगे कि उत्तर जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जिस प्रकार से नगरीय सभ्यता थी और वहीं पर डिमोशन होते हुआ चला गया, वहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्थाएं गिरते हुए चली गईं, और वहीं पर देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन नामक 2 धार्मिक संप्रदाय उभर कर सामने आते हैं समाज में। वहीं से बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हो गया, और इसके बारे में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक की घटना है, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा, और आप लोग पढ़िए, सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, और अपने फैक्ट को लिखते जाइए, और जो चीज़ें कॉन्सेप्ट में आप लोगों के दिमाग में बच जा रही हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने चीज़ों को सुझाव दे दीजिए, या आप लोगों को पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए वहाँ पर बात करने के लिए कि, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने सुझाव दीजिए, तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने माता पिता घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरह से शानदार तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।